इस वीडियो के अंदर हम दिव्या तंवर मैम, जिन्होंने हिंदी माध्यम से पहले ही प्रयास में यूपीएससी 2021 में रैंक 438 हासिल की, उनकी हम कॉपी को देखेंगे। खैर, आपने डेफिनेटली मैम के बारे में सुना होगा, मैम की इंटरव्यू को आपने डेफिनेटली देखा होगा। इन्होंने काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में जाकर यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में इतनी शानदार रैंक हासिल की। इस वीडियो से हम ये सीखेंगे यूपीएससी के मेंस में लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे लिखना है, कैसे एक अच्छे आंसर की शुरुआत होती है, कैसे एक अच्छे आंसर को लिखा जा सकता है। ये सारी जानकारी आपको इस कॉपी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको इवोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। यूजुअली जो भी टॉपर्स की कॉपी हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें इवोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक थोड़ा सा एक डाउट का विषय भी रहता है कि ये रियल टॉपर की कॉपी है या फिर नहीं है, तो थोड़ा सा एक डाउट रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। यूजुअली ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है ना कि टॉपर का आंसर बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि टॉपर ने शुरुआती स्तर पर लिखा हो और बाद में उन्होंने और ज़्यादा सुधार किया हो। तो जब हम इवोल्यूशन को देखते हैं तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि इन टॉपर के अंदर भी क्या क्या छोटी छोटी कमियां थी जो उन्होंने लास्ट मौके पे जाके सुधारी और उनका आंसर इतना ज़्यादा शानदार हुआ कि यूपीएससी में इन्होंने इतनी शानदार रैंक लाई। तो इसको पढ़ते वक्त इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़िएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो चलते हैं, इस कॉपी को देखते हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका क्वेश्चंस कहाँ है? आप पूछोगे क्वेश्चंस तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसा है कि अभी जो ये में भी हो सकता है कि इन्होंने क्वेश्चंस पेपर अलग से निकाला हो और आंसर अलग से निकाला हो, लेकिन हम आंसर को देखकर भी समझ सकते हैं कि इसकी क्वेश्चंस की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। सो आंसर को देखते हैं। जितना कि देखकर मैं समझ पा रहा हूँ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में ये आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से पूछा गया सवाल है। सो हम देखते हैं, आंसर को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही ये उनके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चंस के आंसर को देख रहे हैं, इतना तो हम समझ ही पा रहे हैं कि आंसर गुप्त काल के क्वेश्चंस का आंसर कुछ ऐसा हो सकता है कि गुप्त काल का जो युग है उसमें कला का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसको प्रमाणित कीजिए, या फिर गुप्त काल में कला युग कैसा था उसके बारे में बताइए। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। सो आप जैसा कि क्वेश्चंस को थीम को देख पा रहे हैं, शुरुआत में मैम ने इसकी जो बेसिक थीम है उसको लिखा है। इंट्रो को न ज़्यादा डाटा के साथ में पेश किया, न ज़्यादा फैक्ट के साथ में पेश किया, लेकिन जो बेसिक जानकारी है उसके साथ में पेश किया और एक सिंपल इंट्रो के साथ में उन्होंने शुरुआत की, जो एक अच्छे आंसर की शुरुआत मानी जा सकती है। इसके बाद में प्रमाण के स्तर पे इन्होंने ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब भी आप यूपीएससी में अच्छे आंसर को लिखे तो आप प्रमाण को वगैरह मतलब फैक्ट को जरूर प्रेजेंट कीजिए। जैसे आप फैक्ट प्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा बेटर बन जाएगा और ये चीज़ें आपको टॉपर की कॉपियों से ही देखने को मिलेगी। आप देखिएगा, जो टॉपर का आंसर होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये उन्होंने बिना देखे तो लिख ही नहीं सकते कोई ऐसा आंसर। आप जब आंसर लिखने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप इतने सारे फैक्ट एक साथ में असेंबल कर ही नहीं सकते। आप देखिए इसके अंदर, जैसा कि मैम ने लिखा है, जो इन्होंने प्रमाण लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में साहित्यकार भी विद्यमान थे, जैसे कि कालिदास प्रमुख है। इन्होंने कालिदास के बारे में लिखा। उसके बाद में कालिदास के बारे में भी कुछ और चीज़ें लिखी, जैसे कि कालिदास की जो मेघदूत है उसके बारे में लिखा, यक्ष की कहानी है। उसके बाद में रघुवंश के बारे में लिखा, राम से संबंधित अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला की कहानी। ये सारी चीज़ें एक अच्छे फैक्ट के साथ में पेश की गई हैं। जब हम आंसर में ज़्यादा फैक्ट लिखते हैं तो हमारा आंसर और ज़्यादा बेटर बन जाता है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, जैसे कि जो इवोल्यूटर जिसने किया है उसने इस चीज़ को और ज़्यादा मेंशन किया है। विशाख दत्त, ये भारवी, दंडी, शूद्रक आदि कवियों की रचनाएं व उनके महत्व की चर्चा कीजिए। मतलब और ज़्यादा फैक्ट लिखे जा सकते थे, उसके बारे में लिखा है, जैसे कि भवभूति, विभिन्न नाटक। तो यहाँ पे कुछ एक नाटकों के नाम लिखे जा सकते थे। उसके बाद में गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। फिर उन्होंने विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत साहित्य, उसके बाद में सिंधुगुप्त की काल में कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्तुति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को प्रदर्शित करती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको देखकर एक चीज़ समझ में आई होगी कि जितना ज़्यादा हम फैक्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा हमारा आंसर बेटर बन जाएगा। सो दोस्तों, ये हमने पहला आंसर देखा, इसके बाद में हम सेकंड आंसर को दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड आंसर को देखते हैं। सेकंड आंसर जैसा कि मुझे देखकर समझ में आ रहा है, बाल विवाह के रिगार्डिंग है। सो पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता था, और ओवरऑल इसके आंसर को देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छे आंसर की शुरुआत और एक अच्छा आंसर का अंत कैसे किया जा सकता है। सो पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, एक रिपोर्ट के अनुसार। अब जैसे कि आप आंसर लिखने बैठे, आपको ढंग से आंसर कोई रिपोर्ट का नाम नहीं आ रहा, तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर 3 बाल वधुओं में से एक बाल
विवाह हमारे घर पे हमारे भारत के अंदर होता है। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ देखने को मिली, ये चीज़ें आपको कहाँ से समझने को मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए आपको कोई बुक पढ़नी है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई स्पेशल बाल विवाह के ऊपर इस टाइप के डाटा आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसीलिए टॉपर आपको बार बार बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स से रिलेट करके एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए। मेंस में यहाँ पर न्यूज़पेपर यूजफुल होता है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबंध हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आप पढ़िएगा, सतत विकास के लक्ष्य 3 लक्ष्य 5। ये समझ में आपको शायद पहले अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ एस्पिरेंट को आ रहा होगा। सतत विकास जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। आप अगर द हिंदू पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर 5 से 6 दिन में आपको एक ना एक आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिगार्डिंग देखने को मिलता है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर से जुड़े रहते हैं तो आपको ये हेल्प होती है। अपने आंसर के अंदर अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन करते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य में किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया है, लक्ष्य 3 क्या है, लक्ष्य 5 क्या है, तो आपका आंसर एक फैक्ट के साथ में बनता है और जितना ज़्यादा आप डाटा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर अच्छा बनेगा। फिर आगे देखिए, बाल विवाह में भारत के लिए जिम्मेदार कारक। भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लो चार्ट के माध्यम से मैम ने समझाया है। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इस आंसर से देखने को मिलती है। इसी कारण मैं आपको कहता हूँ कि टॉपर की कॉपियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे हम पढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, निरक्षरता का उच्च स्तर, मतलब अनएजुकेशन या फिर लिटरेसी रेट काफ़ी कम है इंडिया के अंदर, वो सबसे बड़ा कारण है। सेकंड थिंग, गरीबी की भयावहता, जो गरीबी है काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड थिंग, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ, नारी सशक्तिकरण की निम्न दर, जागरूकता का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निम्न लैंगिक अनुपात, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता, महिलाओं के रोजगार क्षेत्र में कम जिम्मेदारी। आप इस आंसर को देखकर आप समझ रहे होंगे कि यार इसके अंदर तो कोई इतना खास बात नहीं, इतने सारे पॉइंट तो मैं भी लिख सकता हूँ। आप एक ट्राई करना, आप खुद लिखने की कोशिश करना, आप समझेंगे कि आप कुछ एक पॉइंट तो लिख पा रहे हैं। जैसे कि गरीबी के बारे में लिख पा रहे होंगे, आप अनएजुकेशन के बारे में, निरक्षरता के बारे में आप लिख पा रहे होंगे, जैसे कि आप जागरूकता के बारे में लिख पा रहे होंगे। लेकिन आप जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे कि महिलाओं के रोजगार के बारे में, जैसे कि लैंगिक अनुपात के बारे में, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप खुद आंसर लिखने बैठेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे लिखना है। सेकंड थिंग, आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू रहता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आप देखिएगा। उसके बाद में समाधान हेतु सुझाव, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए मुख्यतः महिलाओं में, जागरूकता का फैलाव आशा वर्कर्स द्वारा, एनजीओ व विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल कर स्वास्थ्य के नकारात्मक परिणाम को बताया जाए। मतलब जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके बाद में जो कम एज में माँ बन जाती है लड़कियाँ, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्या ओवरऑल इसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है, और ओवरऑल उस लड़की के ऊपर क्या पड़ता है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को बताया जाए। गरीबी को दूर करने के उपाय, सामाजिक जागरूकता विज्ञापनों के माध्यम से, जैसे कि दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में लाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसी को मैंने सॉल्यूशन के तौर पे बताया है। इसके बाद में, अतः यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को भी अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराई को जड़ से खोद सकेंगे। इस आंसर को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इन्होंने इवोल्यूट किया वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक चीज़ को इन्होंने तारीफ की है कि अवधारणात्मक समझ व जानकारी अच्छी है, और इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा ध्यान दें। इन्होंने और लेके आगे थोड़ा बहुत और तरीके से इसको पेश किया जाए। सो ये सारी चीज़ें आपको आंसर से देखने को मिलती हैं। अब हम पूरी कॉपी को तो देखने बैठेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ी है, तो आप एक ट्राई कीजिएगा कि नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की कॉपियों से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप एक लाइक और एक कमेंट करके बता सकते हैं। दिव्या तंवर मैम की कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप डेफिनेटली पढ़िएगा। इनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने जो चीज़ें लिखी है, जो चीज़ें मेंशन की है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स में आपको बहुत अच्छे डाटा लिखने हैं, अच्छे कुछ अलग ही तरीके की जानकारी लिखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जैसे अभी आंसर को पढ़ा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा कि आप इन चीज़ों को मेंशन नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, इन छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ में असेंबल करने की जरूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली आप भी एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस कॉपी से समझने को मिलती हैं। अगर आपको इस कॉपी को देखने के बाद में जरा सी भी कुछ नई जानकारी देखने को मिली है तो एक कमेंट जरूर करना आपने, क्योंकि यूजुअली मैं देखता हूँ कि एस्पिरेंट नेगेटिव कमेंट करते हैं कि इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा है वैसा है।
खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन जिन एस्पिरेंट को हेल्प होती है वो डेफिनेटली अच्छी कमेंट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप भी एक अच्छी कमेंट करेंगे। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। इसके अलावा हमने रवि सियाग सर की और बाकी इन सब की भी कॉपियों को इवोल्यूट किया है, उनको देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ने देखा है, 5 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट उन वीडियोज़ को देख चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को देखिएगा, आपको और भी जानकारी देखने को मिलेगी।